Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 19th of October 2020, Monday. Inspiration of the day is be a pineapple, stand tall, wear a crown and be sweet on the inside. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Single window clearance to start in April. The government proposals to launch a single window clearance is seeing traction among foreign investors even before the scheme was launched. Recently, government has announced that government is going to launch a single window clearance for foreign direct investors so that they can get all sort of approval from land, electricity and other regulatory requirement approval from single window itself. They do not need to go to the nooks and corners of every department, so that it will facilitate the foreign investment coming to India from different countries. And after this announcement of government of India, number of foreign investors have shown the keen interest for setting up their manufacturing units across 20 states in India. And at least a half dozen foreign investors are said to be in talk with the government of India for the approval of this mechanism. And as per the government official, this scheme is going to be operational from early 2021 and 22, and most likely it is going to be begin from March end or April first week of next year. तो जैसा कि नाम से लग रहा है सिंगल विंडो क्लियरेंस. सिंगल विंडो क्लियरेंस मीन्स जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं जब वो इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया में ही नहीं किसी भी कंट्री में जब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो उसको बहुत डिपार्टमेंट से बहुत तरीके का रेगुलेटरी अप्रूवल लेना पड़ता है. जैसे कि अभी आपने रिसेंटली एफडीआई लॉज में चेंज देखा जिसमें कि आपको ओनरशिप डिक्लेयर करनी पड़ती है, किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे, लैंड एक्विजिशन को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, टैक्सेशन को लेकर के, एग्रीमेंट्स को लेकर के बहुत सारे अप्रूवल की ज़रूरत होती है. तो जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर इंडिया में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में आ रहा होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको बहुत डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है. कभी इस पर्टिकुलर अप्रूवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अप्रूव करना है, कभी किसी पर्टिकुलर अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करना है इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो दैट इन्वेस्टमेंट बिकम अ सो कम्बरसम प्रोसेस, जिसकी वजह से कई बार जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो डिस्करेज होता है इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट into any company or any country for that matter. तो जितनी भी यूनियन गवर्नमेंट्स होती हैं किसी भी कंट्री के, दे ऑलवेज ट्राई टू फैसिलिटेट दिस अप्रूवल प्रोसेस, जैसे कि अप्रूवल प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाए और जो इन्वेस्टर्स एक्चुअली पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो डिस्करेज ना हो, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस या चैलेंजेस फेस ना करने पड़े इन ऑर्डर टू गेट द अप्रूवल. उसी पर्टिकुलर लिबरलाइजेशन प्रोसेस के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम ला रही है जिसमें कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए एक ही प्लेस पर एक ही ऑफिस से सारे क्लियरेंस ले सकता है, वेदर इट इज़ अ लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स असम्पशन और एनी अदर शॉर्ट ऑफ रेगुलेटरी इशू और रेस्ट्रिक्शन. And for that, government is actually planning to launch this single window clearance from April 2021. And government has already started negotiation with the states on industrial manufacturing and attracting the investment. This single window clearance is बेसिकली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट. और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो अप्रोच रहा है इन्वेस्टमेंट में वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहा है, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में लैक करता है. इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रो करी है वो डिफरेंट मॉड्यूल पर या डिफरेंट पैटर्न पर ग्रो करी है. वी जस्ट मूव फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू tertiary sector. The linchpin between the primary and secondary, that is manufacturing, is actually missing in case of Indian economy growth. That is why the current government is more focusing on manufacturing segment or the manufacturing sector revival in order to create India as a manufacturing hub and reduce the dependency of Indian economy on other foreign countries or their companies for that matter. So far, 8 states have agreed and given their consent on the land banks. तो definitely जब भी
इन्वेस्टमेंट होगा वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में होगा, तो स्टेट जो लैंड है उस पर्टिकुलर स्टेट की, वो लैंड के आइटम्स की लिस्ट में आती है। तो लैंड एक्विजिशन को लेकर के फिर उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को उस पर्टिकुलर स्टेट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट्स में भी अगर लैंड एक्वायर करनी है तो उसके लिए भी सारी जो विंडो, एक सिंगल विंडो क्रिएट करी, सारा अप्रूवल प्रोसेस उसी सिंगल विंडो या उसी सिंगल ऑफिस में मिल जाए उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को। लैंड एक्विजिशन के लिए भी पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट या उसके ऑफिस से अप्रूवल लेने की प्रोसेस को फॉलो ना करना पड़े। अभी तक 20 स्टेट से बात चल रही है, जिसमें 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कंसेंट दे दी है फॉर लैंड बैंक्स। 6 मोर स्टेट विल बी एडेड बाय November 15 एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। And the inquiry had come in for land banks in Andhra and Odisha. और अगर ये सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम प्रॉपर्ली लॉन्च हो जाती है, 20 ऑल स्टेट्स जितने भी हैं वो एग्री कर जाते हैं इस पर्टिकुलर सिंगल विंडो क्लियरेंस के इशू पर, दिस एक्सरसाइज विल बी द पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट and it will create India as a manufacturing hub into upcoming future. And center ministries including finance, commerce, and along with all state governments are actually working on this mechanism. और गवर्नमेंट के इस प्रपोजल से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इवन टू establish their manufacturing unit in India. Number of investors have talked with India and number of investors are currently in negotiation with Indian government in order to establish their manufacturing facility into Indian land. And Sinter has decided to make a repository of country's land bank comprising information of all vacant plots, heat maps and the multiple layers of connectivity along with the satellite view of the टेरेन। इससे क्या होगा, इससे जो लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस है उसको लेकर के जितने भी कंटेंशियस इश्यूज जनरेट होते हैं किसी पर्टिकुलर लैंड को लेकर के, मे बी दैट लैंड बिलोंग टू एनी फार्मर और एनी इंडस्ट्रियल यूनिट, दे डू नॉट वांट टू एक्चुअली सेल इट ऑफ। तो इतने ज़्यादा जब इश्यूज जनरेट होते हैं, जब कभी भी लैंड एक्विजिशन होता है, देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व इन टू दैट। देयरफॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि रिपोजिटरी जनरेट करेगी हर स्टेट में कितने लैंड बैंक्स हैं, कौन से लैंड बैंक्स में कितने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या मिनरल लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ कनेक्टिविटी, सैटेलाइट व्यू, कितने जो लैंड्स हैं वो एक्चुअली वैकेंट हैं जिनका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह का सारा डेटा उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में होगा, जिससे कि सेंटर को लैंड एक्विजिशन और लैंड एलोकेशन में बहुत ज़्यादा ईज होगा। An expert are of opinion that government needs to be cautious and consider the fragmented nature of land and conflicts associated with the states. ये जो अभी इश्यूज़ हैं कि इंडिया में जो लैंड है वो बहुत फ्रेगमेंटेड है, डिफरेंट टाइप्स की लैंड है, और जो लैंड पैचेस हैं वो भी डिसइंटीग्रेटेड हैं। ऐसा नहीं कि वो एक जगह आपको एक बड़ी लैंड मिल जाए, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिग हर्डल फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ऑन द अदर हैंड, यूनियन गवर्नमेंट का कुछ अपोजिशन लेट स्टेट से जो डिस्प्यूट चलता रहता है लैंड एक्विजिशन को लेकर के, वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल है इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को क्रिएट करने में, इस सिंगल विंडो क्लियरेंस को क्रिएट करने में। If you have remember the classical example of Tata Singur case, in that because of the land acquisition issues only, Tata has to leave the West Bengal. तो इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज लैंड पे जनरेट हो सकते हैं, लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस में जनरेट हो सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोजिटरी तैयार कर रही। उस रिपोजिटरी को सिंगल विंडो क्लियरेंस में एज अ डेटाबेस यूज़ किया जाएगा। बट एक्सपर्ट ने कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स को इंडिकेट किया है दैट मे बी वेरी क्रूशल फॉर दिस सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम एंड इट्स efficiency. So all these are actually the key points that you can go with. So for information of 3,000 industrial park is available spread across 4,75,000 hectare of land. And the land portal or the repository that Government of India is trying to develop will have the detail of state, district-wise industrial and land details and different heat maps. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5. Center may have no stake in state banks after privatization.
In the wave of privatization, we have discussed that center is going to actually remove its states from or its stake from all those sectors that are actually not strategic in nature. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर जो कि स्ट्रैटेजिक नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है इकोनॉमी के लिए उतने ज़्यादा, या जहाँ पर ऑलरेडी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट है, सर्विसेज और गुड्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बाई ऑल प्राइवेट प्लेयर्स, तो उन सारे सेगमेंट्स में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का स्टेक रिड्यूस करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट पे जाएगी या प्राइवेटाइजेशन पे जाएगी, जिसमें जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको लेकर भी ये कहा गया है कि हार्डली गवर्नमेंट 5 बैंक्स रखेगी, 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रखेगी, बाकी जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या तो उनका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा या उनका इन 5 बैंक जो बड़े बड़े बैंक्स हैं इनमें मर्जर कर दिया जाएगा। अभी जितने सारे बैंक्स हैं उतने बैंक आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू नहीं करेगी, और रिसेंटली हमने देखा भी है बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो बड़े बड़े ग्रुप्स में मर्जर जिनका हो चुका है। तो ऐसा कहा जा रहा था, बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि जो भी प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस चलेगी बैंकिंग इंडस्ट्री में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या हम कह सकते हैं इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपना 51% का शेयर रिड्यूस करेगी, लेकिन कुछ अमाउंट का शेयर उसमें अपना रखेगी। 100% प्राइवेटाइजेशन या 100% डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं जाएगी, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का व्यू था। बट नाउ, as per the news, the government is veering towards the view that exiting a public sector bank should be total when it is privatized. To make the sale attractive, however, the government wants the Reserve Bank of India to relax the rules of ownership in प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और जिसको लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री, पीएमओ और आरबीआई के बीच में कंटिन्यूअस नेगोशिएशन और इंटेंस डिस्कशन चल रहा है कि किस फॉर्मेट में, किस पैटर्न में बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन किया जाए। क्या टोटल प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना 100% स्टेक सेल कर दे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेज मैनर में अपना स्टेक सेल करे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ अमाउंट का स्टेक सेल करे, मे बी ओनरशिप राइट प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी जाए, बट कुछ स्टेक या कुछ शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अकाउंट में मेंटेन रखे। इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं गवर्नमेंट के पास फॉर प्राइवेटाइजेशन, और इन्हीं सारे फॉर्मेट्स को लेकर के एक इंटेंस डिस्कशन कंटिन्यूअसली चल रहा है पीएमओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के बीच में। बट गवर्नमेंट का ये अप्रोच है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी स्टेक सेल हो, प्राइवेटाइजेशन हो, वो स्टेक सेल इतना अट्रैक्टिव हो कि उसमें एक अच्छा अमाउंट का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई से कहा है कि ओनरशिप से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए, जिससे कि जो सेल है, स्टेक सेल हो, वो थोड़ी अट्रैक्टिव रहे और एक लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लेयर का देखने को मिले इनटू इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। Apart from the discussion among themselves, the government is also taking the view of the specialist. स्पेशलिस्ट का भी व्यू गवर्नमेंट ले रही है कि किस तरीके से, किस पैटर्न में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में जो उसके स्टेक हैं उसको सेल आउट कर सकती है। एंड फॉर दैट आरबीआई हैज सेट अप अ कमेटी अंडर द रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट दैट इज पीके मोहंती to review the guidelines for private sector banks to bring them on a level field with the international practices as well as the domestic requirement। तो ये आप याद रखने, एक कमेटी सेटअप करी है, पीके मोहंती की कमेटी सेटअप करी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों सेट करी है आरबीआई ने? इन ऑर्डर टू रिव्यू द गाइडलाइन फॉर प्राइवेट बैंक्स टू ब्रिंग them on a level with international practices as well as the domestic requirement। तो जो गवर्नमेंट अभी प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है बैंक्स का, उसको ले करके या उसकी गाइडलाइंस क्या होंगी, उसके लिए पीके मोहंती की एक कमेटी सेट करी है आरबीआई ने। तो अब इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन आती हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस में प्रोसीड करती है, दैट इज़ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6। सेंटर टू इंश्योर इंटरेस्ट वेवर बेनिफिट्स बाय November 2।
तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर वाला केस था जिसमें जो स्मॉल बोरोवर्स थे जो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, जिन्होंने ये डिमांड करी थी, सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करी थी कि मोराटोरम पीरियड के ड्यूरेशन में जो उनका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो से कमर्शियल बैंक्स ले रहे हैं दैट शुड बी वेव्ड ऑफ। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को और आरबीआई को डायरेक्ट किया था कि जितने भी स्मॉल बोरोवर्स हैं जिनका 2 करोड़ से कम का लोन है, ऐसे सारे बोरोवर्स पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लेवी किया गया है उसको वेव्ड ऑफ किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई इस पर्टिकुलर वेव ऑफ स्कीम को लेकर के आई थी। एंड एज पर द न्यूज़ दिस कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर टू द स्मॉल बोरोवर विल बिगिन before November 2, and because of that commercial banks and RBI all have started making additional provisioning based on their own judgment of loan book in the balance sheet for the second quarter following the Supreme Court order। तो अब जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने प्रोविजनिंग स्टार्ट कर दी है। प्रोविजनिंग मीन्स उनको पता है कि कितने उनके स्मॉल बोरोवर्स हैं, उन स्मॉल बोरोवर्स ने कितनों ने मोराटोरम का जो फैसिलिटी है वो अवेल करी है, कितनों ने नहीं अवेल करी है। और अगर आपको याद हो तो दोनों तरह के बोरोवर्स को कंपाउंड इंटरेस्ट में वेव मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसा नहीं कि किसी ने जिसने वेवर नहीं लिया है उस पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं, उस पर भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वेव ऑफ करना पड़ेगा। तो अब जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने प्रोविजनिंग स्टार्ट कर दी है। प्रोविजनिंग मीन्स उनके कैपिटल से उस पर्टिकुलर अमाउंट का लोन रिमूव कर देना, हटा देना या उसको रिजर्व करके रख देना फॉर दैट लोन, बैड लोन और एनपीएस। प्रोविजनिंग तो यही होती है, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा प्रोविजनिंग क्या होती है। बेसिकली रिस्क को एंटिसिपेट करते हुए कमर्शियल बैंक्स अपने टोटल कैपिटल में से जितने अमाउंट का उन्होंने लोन दिया होता है उतने अमाउंट की प्रोविजनिंग करते हैं, उस अमाउंट को अलग कर देते हैं कि दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज रिजर्व in case the loan given to the borrowers get defaulted or get converted into NPA। अब कमर्शियल बैंक्स ने प्रोविजनिंग स्टार्ट कर दी है एज पर देयर लोन बुक। लोन बुक मीन्स उन्होंने जितना स्मॉल बोरोवर्स को लोन दिया था उस अमाउंट को कैलकुलेट करके जो एनपीए है उस एनपीए की प्रोविजनिंग स्टार्ट कर दी, अपने कैपिटल से उस अमाउंट को रिड्यूस कर दिया। डेफिनेटली कैपिटल से वो उस अमाउंट को रिजर्व कर दिया था, रिड्यूस कर दिया तो उसकी प्रोविजनिंग कर दी जाती है। तो जब बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि उनके पास कम कैपिटल बचता है। और इसीलिए कमर्शियल बैंक कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट दिस कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर। बट अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर लोन बुक इन द बैलेंस शीट। And as per the government official, they are putting their all efforts to ensure that we pass on the compound interest waiver to borrowers before the Supreme Court deadline। जो सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन जो है उससे पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रोच है कि जितने भी स्मॉल बोरोवर्स हैं उनको कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर का बेनिफिट पास कर दिया जाए। और कैसे वेव पास किया जाएगा आपको पता हो, गवर्नमेंट ने कहा था कि वो कैपिटलाइज करेगी कमर्शियल बैंक्स को। इट मीन्स जो कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर के बाद जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन पर जो बर्डन आएगा उसको फाइनेंस करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो स्टेट ओन और प्राइवेट लेंडर्स हैं उनके लिए ऐसा अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया है। Even both state-owned and the private lender will be asked to refund the compound interest waiver sum to all borrowers। जिन्होंने डिडक्ट कर लिया है वो अब अपने बोरोवर्स को, स्मॉल बोरोवर्स को रिफंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टेट ओन्ड बैंक्स हो चाहे वो प्राइवेट लेंडर्स हो, प्राइवेट लेंडर्स मीन्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। However, government is likely to frame a scheme that will spell out the modalities to be followed by all lenders। और जैसा कि हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, ये जितने भी 2 करोड़ से नीचे के बोरोवर्स हैं उन सब पर ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। मतलब उन सारे बोरोवर्स को कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर मिलेगा irrespective of whether they have availed the moratorium or not। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। नवरात्रि चीयर्स, ऑटो फर्म सी हायर डिलीवरीज दिस ईयर एज द एक्सपेक्टेड एंटिसिपेशन बाय ऑल ऑटोमोबाइल companies or automobile manufacturing companies that the festive season in India will bring the sale at a higher notch। And amid the COVID-19
Pandemic blues, the first day of Navratri brought the cheers to automobile company with most seeing the higher delivery of the cars than they did last year. तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लास्ट ईयर नवरात्रि में इतनी सेल नहीं हुई थी जितनी कि इस बार की नवरात्रि में देखने को मिली थी एंड दिस विल ब्रिंग द ह्यूज बर्डन रिलैक्सेशन फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर जो उनके पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेंडिंग पड़ी थी उस इन्वेंट्री में अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा ऑटोमोबाइल सेक्टर को और फिलहाल के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब बहुत टाइम से स्लो डाउन में पड़ा था थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलेगी। मारुति डिलीवरीज जंप 34% ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। Hyundai sees deliveries 3,000 cars. Kia delivers 1,500 car against 900 last year and Tata Motors sees its doubling. So approximately जितने भी जो की प्लेयर्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दे ऑल हैव सीन द हायर डिलीवरी इनटू द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि कंपेयर टू देयर प्रीवियस ईयर डेटा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जेट एयरवेज रिवाइवल स्टाफ हैज स्काई हाई होप्स फॉर future. The first day of the Navratri festival began on the high note for 4,000 odd employees of a grounded Jet Airways as the Committee of Creditor, that is COC, approved the wave revival plan submitted by the Carlock Capital and ML Jalan Consortium. तो फाइनली जेट एयरवेज के जो रिजोल्यूशन के लिए जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर सेट करी गई थी एज पर द IBC कोड उस कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने जेट एयरवेज के रिवाइवल के प्लान को अप्रूव कर दिया है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जब कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट होती है बैंकरप्ट होती है तो वो IBC दैट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में उसका रिजोल्यूशन होता है। तो जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के दे ब्रिंग दैट कंपनी अंडर IBC और उसमें उस पर्टिकुलर कंपनी के फ्यूचर के बारे में डिसीजन लिया जाता है एज पर द वोटिंग, जिसमें जो जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स फाइनेंशियल क्रेडिटर्स सबको मिला करके एक कमेटी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। और वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर ये डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का लिक्विडेशन होगा या रिवाइवल होगा या उसकी किस तरह से उसकी सेल होगी। तो फिलहाल के लिए जेट एयरवेज का रिजोल्यूशन चल रहा था अंडर IBC, तो उसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने ये डिसाइड किया है दे विल नॉट गो फॉर द लिक्विडेशन और द रिजोल्यूशन ऑफ जेट एयरवेज, इंस्टेड दे विल एक्चुअली गो फॉर द रिवाइवल प्लान सबमिटेड बाय Carlock and ML Jalan Consortium. And for the past 18 months, the employees have endured great hardship and financial stress. जो अब जो कि कंपनी का रिवाइवल होगा तो क्या एक्सपेक्टेशन है जितने जो 4,000 एम्प्लॉय जो जेट एयरवेज के हैं उनमें थोड़ी सी होप जनरेट हुई है कि प्रॉबेबली उनकी जॉब कंटिन्यू रहेगी। डेफिनेटली अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती या रिजोल्यूशन में जाती तो उस केस में एम्प्लॉयज़ को लेड ऑफ कर दिया जाता। इवन दो अगर कोई और कंपनी भी उसको बाई करती तो भी हो सकता है वो 4,000 एम्प्लॉयज़ को इंडक्ट ना करके कुछ ही एम्प्लॉयज़ को इंडक्ट करती या पूरे एम्प्लॉयज़ को लेड ऑफ कर देती। दैट वाज एक्चुअली द हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो अब चूँकि जेट एयरवेज का रिवाइवल के प्लान को अप्रूवल मिला है तो देयर आर मोर चांसेस कि जो 4,000 एम्प्लॉयज़ हैं जेट एयरवेज के वो कंटिन्यू रहेंगे जेट एयरवेज में। और जो एम्प्लॉयज़ का ड्यू है अप्रॉक्सीमेटली 1,428.7 करोड़ जो एक्चुअली एम्प्लॉयज़ की सैलरी और डिफरेंट फ्रिंज बेनिफिट्स ड्यू हैं वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के थ्रू या रिवाइवल में उनको उसका रीइंबर्समेंट मिले या उनका जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन आई है लास्ट 18 मंथ से वो थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन उनको मिले। सो बिकॉज ऑफ द जेट रिवाइवल प्लान द स्टाफ हैज़ बीन और स्टाफ इज इनटू द स्काई हाई होप्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। रेज GST बोरोइंग टू ₹1.83 ट्रिलियन, केरला CM राइट्स टू FM। जैसा कि हम सभी को पता है 21 स्टेट्स ने ऑप्ट किया था 1.1 ट्रिलियन की बोरोइंग का ऑप्शन, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रेडी हो गई थी कि वो खुद बोरो करेगी RBI से और बोरो किया हुआ मनी स्टेट गवर्नमेंट को डिस्पर्स करेगी फॉर GST कॉम्पनसेशन रेवेन्यू लॉस। अब
जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जो 1.1 ट्रिलियन की बोरोइंग आरबीआई से करी जा रही है उस बोरोइंग को बढ़ा करके 1.83 ट्रिलियन कर दिया जाए एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर स्टेट्स टू कॉम्पनसेट देयर जीएसटी लॉसेस। और जिसके लिए केरला के सीएम ने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है दिस विल बी फॉलोड बाय नंबर ऑफ अदर स्टेट्स कि अपार्ट फ्रॉम केरला अदर स्टेट्स भी अब फाइनेंस मिनिस्टर को लिखेंगे कि जो बोरोइंग की लिमिट है इसको 1.83 ट्रिलियन कर दिया जाए या और बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है। दे आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग द मीडिएशन बाय सुप्रीम कोर्ट, जिसमें झारखंड ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रपोजल फॉर दिस शॉर्ट ऑफ बोरोइंग। तो अब यूनियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है ये जीएसटी बोरोइंग को लिमिट को बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, ये हमें आगे की न्यूज़ में देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया सेट टू लूज फरजाद बी फील्ड इन ईरान। सो इंडिया हैज़ ऑल but lost ONGC Videsh discovered Farzad B gas field in the Persian Gulf after Iran decided to prefer domestic companies over foreign firms for the development of that field। तो ONGC ने एक फील्ड डिस्कवर करी थी ईरान में। एज पर द ईरान लॉ वो फील्ड ONGC को ट्रांसफ़र होनी थी फॉर डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, बट as per the current policy of Iran is now going to prefer domestic companies over all other foreign firms and has decided to take off that particular Farzad B gas field from the hand of Indian company, that is ONGC Videsh। So ONGC Videsh, that is OVL, the overseas investment arm of state owned company, that is ONGC। ONGC में ONGC विदेश ने 2008 में ये गैस फील्ड डिस्कवर की थी इनटू ईरान फ्रॉम फरसाई ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक एंड ONGC Videsh Limited and its partner had offered to invest approximately $11 billion for the development of this discovery, which was later named as Farzad B। तो अब ये बहुत बड़ी ऑयल फील्ड थी और इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल दिया था ONGC और जिसके पार्टनर कंपनीज थी उन सब ने, बट चूँकि ईरान अब अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है तो देयर इज़ लाइकली एंड मोर लाइकली दैट इंडिया विल लूज दिस गैस ऑयल फील्ड्स फ्रॉम द पर्शियन गल्फ्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टाटा टेली रिवाइवल ऑन कार्ड for new super apps। So Tata Group is now looking to revive its Tata Telecommunication or Teleservices company in order to leverage the technical expertise and enterprise solution for its super app that Tata has announced previously that Tata is going to actually launch the super app into the month of December। For that super app, the experts are saying and the Tata Group is saying that they are going for the revival of their Tata Teleservices company। If you remember, we used to have one company, Tata Teleservices, Tata Indicom, later become Tata Docomo, और वो भी बिकॉज ऑफ द जियो एंट्रेंस जो कंपनी भी ख़त्म हो गई थी, बट नाउ टाटा इज़ एक्चुअली गोइंग टू रिवाइव दिस कंपनी फॉर सपोर्टिंग देयर सुपर ऐप। तो सुपर ऐप जो टाटा लॉन्च करने वाली है दिसंबर मंथ में, उस सुपर ऐप के लिए टाटा को अपनी टेली सर्विसेज को रिवाइव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिल्ड अप द कॉम्पिटेंसी, क्योंकि टाटा के पास ऑलरेडी टेक्निकल एक्सपर्टाइज है। तो किसी और कंपनी से बोरो करना उस टेक्निकल एक्सपर्टाइज को, उस टेक्निकल सपोर्ट को, दैट विल बी द कॉस्टली और नॉन स्ट्रैटेजिक ऑप्शन फॉर टाटा। तो इसीलिए जो सुपर ऐप बेसिकली टाटा लॉन्च कर रहा है इन ऑर्डर टू कॉम्पीट विद जियो, उसको जियो के कंपटीशन में लाने के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए टाटा इज़ नाउ गोइंग टू रिवाइव देयर टाटा टेली सर्विसेज। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, सेंटर में हैव नो स्टेक इन द स्टेट बैंक्स आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। वोकैबुलरी ऑफ द डे इज ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मीन्स संकर्षण और कर्षण। ड्रैग, ड्रैगिंग, ड्रॉट, haulage, pull, attraction, all these are the or may be the synonyms of the word traction. These are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook.
That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.